बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम का नामांकन वैध है, ये दावा कर रही है बहुजन समाज पार्टी। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को लेकर फैसला सुना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ये भी दावा कर रही है बागी विधायकों के जिस तरीके से तेवर सामने आए, उसके बाद बीएसपी ये दावा कर रही है कि रामजी गौतम के नामांकन में कोई गड़बड़ी नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। बागी विधायकों का फर्जी साइन का दावा खारिज हो गया है, बीएसपी ये भी कह रही है। तो स्थिति आप समझ सकते हैं, क्या इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बन रहे हैं वो इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक के बाद एक नए तरीके से इस मामले को लेकर नए गणित और समीकरण सामने आ रहे हैं। अगर रामजी गौतम का पर्चा वैध है जैसा बीएसपी दावा कर रही है, तो बीएसपी के जो बागी विधायक हैं उनका वोट बीएसपी कहां से लाएगी? 37 विधायकों की जो जरूरत है बीएसपी उसे कैसे पूरा करेगी? बीएसपी तो दावा यह भी कर रही है कि प्रकाश बजाज जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा यानी नामांकन रद्द कर दिया है। अगर ऐसा भी होता है तब भी क्या बीएसपी के पास नंबर्स हैं? बहुत सारी चीजें अभी साफ नहीं हैं। आप ये समझिए कि अगर पूरा गणित इस राज्यसभा के चुनाव का समझें, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अगर रहेंगे तो वोटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों पर ही चुनाव होना है, लेकिन यहां पर खेल तब बदला जब 11 नामांकन आ गए। अब बीएसपी जो अपना प्रत्याशी है, सिंबल पे प्रत्याशी घोषित किया रामजी गौतम, उनका कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के कहने के बाद विशाल समीकरण तो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है विशाल? देखिए, अपडेट ये दे दें कि अब निर्विरोध चुना जाएंगे 10 के 10 लोग। मतलब साफ है कि रामजी गौतम जो है वो अब राज्यसभा जाएंगे। और अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी प्रकाश का जो पर्चा था वो खारिज कर दिया गया है और रामजी गौतम का जो पर्चा था उसको वैध घोषित कर दिया गया है। खुद सतीश मिश्रा जी ने ये बताया है। इसके साथ साथ चूंकि लालजी वर्मा यहाँ पे मौजूद थे, बसपा के उप नेता जो विधानमंडल के हैं उमाशंकर सिंह वो भी मौजूद थे। उन तीनों लोगों ने बताया है कि किस आधार पर जो है ये पर्चा जो है उनका रामजी गौतम का वैध घोषित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पूरे समीकरण देखिए तो सुबह से लगातार उठक पटक चल रही थी और ये लग रहा था कि रामजी गौतम शायद अब जो है प्रत्याशी के तौर पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बसपा की एक बड़ी जो चाल थी वो शायद कामयाब हुई। 3 सेट भर रखे थे। शायद बसपा को ये एहसास था कि हो सकता है कि उनके विधायक जो है वो जो है उनको पार्टी को दगा दे दें और शायद इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि बसपा ने 3 प्रस्ताव जो है 3 सेट जो है प्रस्तावों के बनाए थे। प्रकाश बजाज जिनका पर्चा खारिज हो गया है, बात करिए विशाल, आप कोशिश करते हैं और उनसे सीधे बात करेंगे कि आप बात करिए विशाल रहा है, क्योंकि सबसे जी बिल्कुल प्रकाश बजाज और पूरी टीम जो है जी बिल्कुल मैं जो है बात करने की कोशिश करूंगा। प्रकाश बजाज जी आपका पर्चा खाली हो। डेफिनेटली हम कोर्ट लेके जाएंगे उस मामले को, क्योंकि ये जो रिजेक्शन हुआ है वो रेलिवेंट रिजेक्शन नहीं है। वो प्रकाश बजाज है, ये भी पूछिए, सवाल पूछिए, कोर्ट कब जाएंगे? सवाल पूछिए विशाल, कोर्ट कब जाएंगे? जो है कोर्ट कब जाएंगे विशाल? वो कोर्ट जाने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, मैं प्रकाश बजाज से ही सीधे सवाल पूछता हूं और जी बिल्कुल प्रकाश बजाज हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कोर्ट कब जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी प्रकाश बजाज बाहर गए। प्रकाश जी एक सवाल है, कोर्ट कब जाएंगे?
देखिए अभी फिलहाल बाहर निकले हैं और अभी हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर वहाँ उनका जो सेट था, चूंकि उनका कहना है कि हमारा सेट बिल्कुल ठीक था, हमारे सेट में किसी भी तरह कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन हमारा पर्चा क्यों खा। अगर विशाल अगर सेट सही था तो फिर गड़बड़ी कहां पर आई? क्या दावा किया रिटर्निंग ऑफिसर ने, कुछ जानकारी? उनके आशीर्वाद से मैंने ये नामांकन किया। हाँ देखिए बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि कई क्लॉज थे, जैसे कि जो विधायक का नाम रखा गया था नवाब शाह लिख दिया गया था, वो गलत था, ये बताया गया है पॉइंट। इसके साथ साथ 3-4 टेक्निकल पॉइंट्स और भी बताए गए। बसपा की तरफ से शिकायत की गई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको पूरा रीचेक किया गया। नवाब शाह के नाम के कोई विधायक यहाँ पर विधानसभा में मौजूद नहीं है। ये तमाम ऐसी टेक्निकल चीजें थी जिसको लेकर जो प्रत्याशी हैं वो उनसे बात भी करते हैं। ये बताइए कि प्रकाश जी, आप कोर्ट कब जाएंगे इस पूरे मामले में? डेफिनेटली हम इवेल्युएट करेंगे और हम कोर्ट जाएंगे राइट टाइम पे। हम डेफिनेटली हम कोर्ट जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ कारण था, थोड़ा सा बताइए क्या कारण था कि आपका पर्चा जो है रिजेक्ट किया? जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया था रिजेक्शन का, जिसको हमने एज पर लॉ हमने रेफरेंस भी दिया सेक्शंस का, जिस पॉइंट को उसको हमने कंटेस्ट किया और रेफरेंस भी दिया, जिसको उन्होंने कन्वीनियंटली एज पर देयर ओन कन्वीनियंस दे रिजेक्टेड। सेकंड पॉइंट, मैंने 2 सेट ऑफ नामांकन दाखिल किया था, एक इंग्लिश और हिंदी, जिसको हमने उनको दिया था। और वो जब आज की बात हुई और वो बोले कि आपने मुझे हिंदी का सेट दिया ही नहीं, मैंने बोला कि आपके प्रदीप वर्मा जी जो हैं उनको आपने फॉर्म दिया था और बोला था कि इंग्लिश वाले फॉर्म के पीछे उस फॉर्म को अटैच करके रख लो। और जब आज बात आई तो वो बोले मेरे पास कोई हिंदी वाला सेट है, विच इज आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ऐसा भी इंडिपेंडेंस के टाइम, ठीक है, जहां पे विजिबिलिटी होती है हर चीज की, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, उस ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, जो कि बसपा और बीजेपी का एक तरीके से इंटरनल कोलिशन था और जो आज सामने भी आ गया, ठीक है, वो आज सामने आ गया और वो फुल प्रूफ सामने आ जाता जब 9 तारीख को चुनाव होता और मेरी जब जीत होती। उस सवाल ये है कि विधायक का नाम गलत था, बता रहे हैं कि नवाब शाह। जो विधायक का नाम गलत था वो कोई त्रुटि नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी सब बहुत सीरियस त्रुटि नहीं थी, उनका सिग्नेचर था। हमने उनको बोला कि आप इनको बुला लीजिए, विधानसभा क्षेत्र उनका नंबर मेंशन है, आप उनको बुला लीजिए, एफिडेविट दे दीजिए, आप उनको एफिडेविट देना, एफिडेविट ले लीजिए, बट उन्होंने ओवरलुक कर दिया। प्लस इसी पॉइंट पे मैंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का रेफरेंस भी दिया, सेक्शन 33 ऑफ सबसेक्शन 4 का, जिसमें ये साफ बोला गया है कि किसी नाम की त्रुटि यदि होती है तो उसके लिए नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता है। उस बेसिस पे नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं। कब जाएंगे कोर्ट? कोर्ट डेफिनेटली हम थोड़े टाइम में इवेल्युएट कर। समाजवादी पार्टी के टच में है क्या? पूछिए विशाल, तुरंत कोर्ट जाने की पूछिए आप। जी बिल्कुल, एक सवाल आखिरी, क्या समाजवादी पार्टी आपका पूरा समर्थन कर रही है? मैं जो नॉमिनेशन फाइल किया था श्री अखिलेश यादव जी के सपोर्ट से ही और उनके विधायक के सपोर्ट से ही, विधायकों के सपोर्ट से ही मैंने ये नॉमिनेशन फाइल किया था। वो चाहते थे इस पॉलिटिक्स में यंगस्टर आए और जिसको उन्होंने बीजेपी और बीएसपी वाले नामांकन रद्द होने के बाद अखिलेश यादव से बात हुई, बोलते हैं कि मैं पूछिए विशाल, लाना चाहता हूं, यंगस्टर को लाना चाहता हूं। आज वो चीजें सामने आ गई। रद्द होने के बाद अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई? अभी तो नहीं, अभी तो हम जस्ट आए हैं। क्या अभी मुलाकात करने जाएंगे यहाँ पर? और डेफिनेटली हम बात करेंगे। जो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्रकाश बजाज है, देखिए ये अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो पूरा गेम एक सेट किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि तमाम जो बसपा के विधायक थे जो नाराज चल रहे थे उनको अपने खेमे में लाया गया, उनसे बातचीत की गई कि क्रॉस वोटिंग होगी और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जो प्रकाश बजाज थे, जो निर्दलीय थे, उनका पर्चा खारिज हो गया है और अभी की स्थिति यह है कि बसपा से रामजी गौतम का अब राज्यसभा जाना बिल्कुल तय हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ 10 प्रत्याशी रह गए हैं और लेकिन विशाल अब हम कानूनी एंगल को समझते हैं। विशाल, हम बहुत सारे ऐसे राज्यसभा चुनाव इस देश में हुए हैं, अभी हाल ही के 4 से 5 सालों में देखें तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि कोर्ट का सहारा लिया जाता है। उनका कहना है कि हम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन अभी तक वो रणनीति बता नहीं रहे। अगर कोर्ट जाते हैं तो क्या संभव है कि वो चुनाव में बने रह सकते हैं या फिर निर्विरोध ही होगा चुनाव? नहीं, देखिए अभी फिलहाल
नहीं देखिए, अभी तो फिलहाल जो मौजूदा समीकरण है उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि निर्विरोध होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़, जब तमाम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे उसके बाद कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, उसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। बाद में ये तमाम चीज़ें जो है। विशाल आप मेरे साथ बने रहिए विशाल। इस समय हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए और हम चर्चा शुरू करेंगे इसी मसले पर कि आखिर ये पूरा खेल जो अभी तक हम देख रहे हैं इसका अंजाम क्या रहने वाला है। शैलेश कुमार सिंह शैलू एमएलए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के। असलम रायनी जो कि बागी विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पूर्व जज भी रह चुके हैं और विधि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विशाल भी बने हुए हैं। मैं सबसे पहले सीबी पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं। जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं, इस पूरे चुनाव को देखें तो नामांकन रद्द होने का दावा बीएसपी कर रही है और खबर यही आ रही है कि नामांकन रद्द हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी का और वैध पाया गया है रामजी गौतम का। अब क्या समीकरण बन सकते हैं कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक तो अगर वो पर्चा उनका खारिज हो गया है तो अब तो खारिज हो गया। अब तो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान उस पर विचार किया नहीं जा सकता है। अब जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी तब तक तो उस आदेश को चुनौती भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट का और कानून की व्यवस्था है कि चुनाव के दौरान आप उसकी चुनौती नहीं दे सकते हैं। जो भी चुनौती देना हो वो आप चुनाव के समाप्ति के बाद होगा। तो इसका मतलब यह है कि जिनका पर्चा खारिज हो गया है अब उनकी संभावना फिलहाल तो खत्म हो गई है। और जो प्रत्याशी, अब तो कोई जितने 10 पोस्ट हैं और 10 के लिए 10 सदस्य हैं तो कोई इलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो अब मैं समझता हूँ कल परसों जब वो घोषणा कर देंगे तो उसके बाद प्रत्याशी को अधिकार होगा कि वो न्यायालय में जा सकते हैं। अब ये सवाल है कि किन बातों पे वो पर्चा दाखिल उनका खारिज हुआ है, ये देखना है। और उनका जिन बिंदुओं पर खारिज हुआ है उन बिंदुओं को वो बताएंगे। उनको तो दिया होगा लिख के, क्योंकि ये व्यवस्था ये है कि जैसे ही पर्चा खारिज होता है। पांडे जी मैं एक चीज बता रहा हूं जी, जो दावा किया गया है, जो अभी हमने निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज उनसे बात की है, उनका जो पर्चा रद्द हुआ है, उनका जब कहना था कि एक विधायक का नाम जो पर्चे में लिखा है, वो अभी हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि उस पर आपत्ति थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सेक्शन के तहत अपनी बात रखने की कोशिश की है। बताया कि आप विधायक को बुला लीजिए, ये इनका विधानसभा का क्रमांक है, लेकिन फिर भी उनका पर्चा रद्द किया गया है। देखिए ये इलेक्शन लॉ जो है ना, ये बड़ा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इसका होता है। बड़ी मतलब जो को उसकी जब व्याख्या होती है ना तो बहुत स्ट्रिक्टली व्याख्या की जाती है। अगर उनका नाम किसी भी रूप से जो नॉमिनेशन, उनका जो विधायक का जो पर्चा होगा ना, कि जैसे वोटर लिस्ट हर चीज़ का बनता है, जैसे सामान्य चुनाव में भी वोटर हम लोग जो होते हैं उसके भी प्रस्तावक होते हैं, तो जो वोटर लिस्ट में जो नाम होता है वही नाम दिखा जाता है। अगर मान लीजिए इनके विधायकों का भी वोटर लिस्ट होगा, राज्यसभा के चुनाव में कितने विधायक हैं जो वोट देने के काबिल है, उनका एक वोटर लिस्ट बना होगा। तो बिल्कुल वोटर लिस्ट में जो नाम है उसी को हूबहू वही नाम उनको आपके प्रस्तावक में देना पड़ेगा। अगर उसमें जरा भी हेरा फेरी, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी हेरा फेरी होगा तो उसको नहीं मानेंगे, ये तो व्यवस्था है। तो अगर वो क्या नाम इन्होंने वही नाम दिया जो उनके वोटर लिस्ट में था, उससे क्या बदलाव आया, ये तो उनको लिख के दिया होगा रिटर्निंग ऑफिसर ने कि देखिए आपका नाम है, ये नाम था वोटर लिस्ट में और नाम ये इसमें ये गलत नाम दिया, उसमें क्रमांक संख्या ये है, उसमें क्रमांक संख्या ये गलत दिया। यहाँ तक स्पेलिंग मिस्टेक को भी वो मानते नहीं है वो। बिल्कुल। और सीबी पांडे साहब आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को भी समझा देते हैं। रामजी गौतम का रास्ता साफ हो गया, जो बीएसपी के प्रत्याशी, उनका नामांकन सही पाया गया है। और प्रकाश बजाज का जो पर्चा रद्द हुआ है, जैसा अभी सीबी पांडे साहब बता रहे थे, उनका अनुभव कहता है कि अगर नाम की स्पेलिंग तक गलत है तो भी रद्द किया जा सकता है। और वही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रकाश वाजपेयी लिखा हुआ है यहां पर, और इस वजह को भी खास माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। शैलेश कुमार सिंह शैलू हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश बजाज ने यह दावा कर दिया और आरोप लगा दिया शैलेश कुमार सिंह कि यह बीजेपी और बीएसपी की साजिश है। और बीएसपी की साजिश है। शैलेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? शैलेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी जी, उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि बीजेपी और बीएसपी की साजिश है ये। देखिए अब इसमें कहने के लिए तो अलग बात है, जिसमें बीजेपी का कौन सा रोल है। बीजेपी को तो हमारे पास इतनी संख्या बल थी, उसके बाद भी हमने 8 प्रत्याशी उतारे, 9वां प्रत्याशी, तो बीजेपी की इसमें साजिश क्या हो गई। ये तो कहने के लिए है कि भाई आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो बीजेपी लगा दो। आज तो लोगों को फोबिया हो गया है कि कुछ भी हो रहा हो तो सीधे आप बीजेपी का नाम ले लीजिए कि बीजेपी कर रही है। किसी भी क्षेत्र में कोई चीज हो रहा है बीजेपी कर रही है, किसी के साथ कोई घटना हो रही है बीजेपी कर रही है, समाजवादी हो चाहे कोई अन्य दल हो, जिनके साथ जो भी होता है सीधे कि बीजेपी कर रही है। एक बीमारी हो गई है लोगों को, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं है। इतने दिनों में आपने देखा होगा कि 6, 7, 8 महीने के कोरोना काल में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अपने घरों से नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर के उनकी व्यवस्था की है, उनके हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराए। पार्टी ने पूरा काम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया, समाज सेवी संगठनों ने काम किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने कुछ नहीं किया। हम चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, हमारे पास संख्या बल है, हमारे साथ सब कुछ है, उसके बाद भी हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है शैलेश जी, ठीक है, आपको लगता है कि ये फोबिया है, लेकिन मैं असलम रायनी के पास जाऊंगा जो बागी विधायक हैं बसपा के, और अब्दुल हाफिज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम सवाल करेंगे। सबसे पहले असलम रायनी जी, उनका कहना है कि किस तरीके से आपने बगावत की उस पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन पहला सवाल ये, आपने सुन लिया है सर प्रकाश वाजपेयी का या प्रकाश बजाज का जो पर्चा रद्द हुआ है, वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वाजपेयी होने के चक्कर में भी पर्चा उनका रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? हम आपसे भी कहना चाहता हूं कि जब 4 प्रस्तावक लिखित नोटरी एफिडेविट और शपथ पत्र देते हैं, उसके बाद भी श्री राम जी गौतम का पर्चा वैध मान लिया जाता है, तो अब आप बताइए क्या बचा है। 10 प्रस्तावक में 4 प्रस्तावक लिख कर देते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किया, उनका पर्चा वैध हो जाता है। तो इसको क्या समझते हैं कि इसके मतलब कि कोई खेल हुआ है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। ऐसी स्थिति में एक भी प्रस्तावक अगर वो अपना वापस लेता है या उसने कह दिया कि मैं उनका प्रस्तावक नहीं हूं, तो नियमानुसार उनका पर्चा खारिज होना चाहिए, श्री राम जी गौतम का। बाकी प्रकाश जी का क्या मैटर है मुझे नहीं पता, लेकिन जो 4 विधायक, उसमें अगर मेरा नाम है प्रस्तावक में, माननीय हाकिम लाल बिंद जी का नाम है, और चौधरी असलम अली का नाम है, और मुस्तफा सिद्दीकी का नाम है, और वो अगर कहते हैं कि मेरा उसमें हस्ताक्षर नहीं है, और उसके बाद भी अगर राम जी का गौतम का पर्चा वैध मान लिया जाता है, तो समझ लीजिए कि इसमें अब यहाँ पर क्या रह गया है। अब तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो झूठ बोलेगा, जो सच बोलेगा वो झूठ कहलाएगा। आपको क्या लगता है कि बोलेगा वो सच आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अगर राम जी गौतम का पर्चा वैध माना गया है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सारी तैयारी पहले की थी। जैसे प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ है, तो राम जी गौतम का भी पर्चा खारिज होना चाहिए। दोनों का पर्चा खारिज होना चाहिए। प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ किसी कमी की वजह से नहीं, अगर उनका पर्चा किसी कमी की वजह से खारिज हुआ तो ये शपथ पत्र आज हम लोग जा करके दे रहे हैं, और सेंट्रल हॉल में 4 विधायक जा करके दे रहे हैं। हाँ। और 6-7 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में दोनों का पर्चा खारिज होना चाहिए। ठीक है, मैं अब्दुल हाफिज गांधी साहब के पास जा रहा हूं, आपके पास फिर आऊंगा मैं। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, इस पूरे खेल के पीछे समाजवादी पार्टी थी, लेकिन ये खेल तो उल्टा पड़ गया सर। देखिए मृदुल जी, मैं आपको बताऊं कि राजनीति में हार या जीत तो लगी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन राजनीति में एक ये भी होता है कि मैसेज देना होता है। हमने ये आज के प्रकरण से ये साफ हो गया है कि कौन किसके साथ है। आप ये देखिए कि बहुत बार जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल उठाया जा रहा था पिछले दिनों से कि 8 प्रत्याशी क्यों उतारे।
तो आज जनता को ये पता लग गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी 9 प्रत्याशियों को जिता सकती थी, उसने 8 प्रत्याशी क्यों उतारे और किसकी कौन मदद कर रहा है, ये आज जनता के सामने है। तो जो ये आजकल का जो प्रकरण है, उससे ये साफ हो गया है कि कौन किसके साथ है। तो राजनीति में एक मैसेज देने की मैं समझता हूं कि एक आवश्यकता थी, और हम लोगों ने यही मैसेज देने का काम किया है। जहां तक पर्चा जो है खारिज होने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 33 क्लॉज 4 के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में अगर किसी प्रस्तावक का नाम भी अगर गलत होता है, टेक्निकल फॉल्ट होता है या क्लरिकल मिस्टेक होती है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उनको मौका देते हैं कि वो टेक्निकल मिस्टेक को दूर किया जाए। ये जो मैंने सेक्शन आपसे जो धारा बताई है, वो ओवरलुक करने के लिए कहती है कि इस तरह की अगर टेक्निकल कोई गलती हो गई है तो वो ओवरलुक की जानी चाहिए। दूसरा ये बताया जा रहा है कि एफिडेविट में उन्होंने कुछ जानकारी छिपाने की कोशिश की, तो वो जो जानकारी छिपाने की कोशिश की उसमें निल लिखा जा रहा है, यानी वो सब्सटेंटिव नहीं है, वो सब्सटेंशियल मैटर नहीं था, उसको भी जो है ओवरलुक किया जा सकता था। लेकिन किन राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसा किया गया है मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी निकल कर आएंगे। लेकिन सुनिए अब्दुल हाफिज साहब, सीबी पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा है कि छोटी सी भी गलती होती है तो रद्द किया जा सकता है और उसके बाद आपके पास कोर्ट जाने के चांसेस भी कम रह जाते हैं, लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। मृदुल जी, मैंने आपको बताया सेक्शन 33 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का मैं आपको क्लॉज बता रहा हूं कि यदि प्रस्तावक के नाम में किसी भी तरह की टेक्निकल या क्लरिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक होती है किसी भी तरह की, तो रिटर्निंग ऑफिसर मौका देते हैं कि उसको सही किया जा सके। और ज्यादातर ये कहा गया है उस सेक्शन की मंशा ये है क्लॉज 4 की कि इस तरह की चीजें जो है ओवरलुक की जाएं। और जहां तक एफिडेविट का सवाल है, तो वहां पर जिस इंफॉर्मेशन को छुपाने की बात की जा रही है वहां पर निल लिखा जा रहा है। तो जहां पर पहले से ही निल लिखा जा रहा है कि वो, इसका मतलब यह है कि वो आपका रुख क्या रहेगा? क्योंकि प्रकाश बजाज कहते हैं कि अखिलेश यादव उनके साथ थे, अब अखिलेश यादव की पार्टी का रुख क्या रहने वाला है? देखिए, अगर प्रकाश जी का आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने खुद कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश रही नहीं जाती है। जहां तक हमारा सवाल है, तो एक कैंडिडेट के रूप में हमने उनका समर्थन किया था, लेकिन आपको पता है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, वो एक निर्दलीय के तौर पर वो आए थे। तो जो भी उनका फैसला होगा, मैं समझता हूं कि वो लेंगे, और उन्होंने एक अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। ठीक है, मैं सीबी पांडे साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा कमेंट ले लेता हूं मैं वीरेंद्र सिंह का और राजीव रंजन जी का, फिर हम कानून की क्या बारीकियां हैं वो भी समझेंगे। वीरेंद्र सिंह साहब, हालांकि कांग्रेस को इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वोट होते तो फिर समझ आता कि कांग्रेस कहां जा सकती है और कहां नहीं जा सकती है। लेकिन अब यहां समाजवादी पार्टी की दिक्कत बढ़ चुकी है। आपको भी लग रहा है कि जो बगावत का खेल हुआ है वो उल्टा पड़ गया? देखिए मृदुल जी, यहाँ पे परिस्थितियां दो उठती हैं कि एक तो ये है कि जब नामांकन पत्र दाखिल हुआ तो प्रस्तावक के रूप में जो कैंडिडेट थे जिनका नाम था, वो लोग उपस्थित थे कि नहीं थे। दूसरा चीज, यदि उपस्थित थे तो उनके नाम को पुकारा गया, उसकी जांच की गई और वहां पर उन नामों को चेक किया गया कि नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। दूसरा ये होता है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद स्क्रूटनिंग की प्रक्रिया होती है। ये स्क्रूटनिंग यही होता है कि उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि को सुधारने का एक मौका कैंडिडेट को दिया जाता है और फिर वो उसको बुलाया जाता है। वो अगर सुधार कर लेता है, फिर उसके बाद वो उस पर्चे को जो है कि वो वैध और खारिज करने की बात होती है, अगर बहुत बड़ी गलती नहीं है तो। हम ये कहना चाहते हैं कि जहां तक गलत इंफॉर्मेशन का सवाल है, तो हम बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी पर्चा भरे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के इलेक्शन में अपनी पत्नी और अपनी पत्नी से जुड़ी हुई संपत्ति का भी उन्होंने हिसाब एफिडेविट नहीं दिया था नामांकन पत्र में, और पीठासीन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र खारिज नहीं किया था। तो ये अलग अलग जो दृष्टांत है, अलग अलग दृष्टिकोण है। मैं इस पर सवाल करूंगा राजीव रंजन जी से, सीबी पांडे साहब से भी कानून की बारीकियां समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी कि जो समाजवादी पार्टी का जो खेल था, क्या ये खेल उल्टा पड़ गया है? एक ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें
किस तरीके से एक अलग समीकरण बना था राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन सारे समीकरण फेल साबित हो गए हैं। रामजी गौतम के नामांकन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। बागी विधायकों का फर्जी साइन का दावा भी खारिज हो गया। साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा रद्द कर दिया गया है और यह बड़ा झटका है। प्रकाश बजाज निर्दलीय उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी और सबसे पहले जिस तरीके की स्थितियां नजर आई, अब वो स्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए उलट हो गई हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, ये स्थिति आपने पहली बार तो नहीं देखी होगी। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है जब इधर से उधर विधायक जाते हैं, लेकिन यहां पर खेल ही उल्टा पड़ गया समाजवादी पार्टी को। जी देखिए, इस राज्यसभा चुनाव में 37 विधायकों की जरूरत थी एक सीट जीतने के लिए। इसमें एनडीए के पास पहले से ही 17 विधायक अतिरिक्त थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वें के बाद नवा कैंडिडेट नहीं दिया और शुरू से ही समाजवादी पार्टी इस खेल में लगी हुई थी और उसने आसानी से प्रकाश बजाज को उम्मीदवार बनाया और ये सारा तोड़फोड़ का खेल कराया। और इसमें निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि इस सारे प्रकरण में समाजवादी पार्टी की अंत में किरकिरी हुई है। बिल्कुल राजीव रंजन जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सीबी पांडे साहब से हम कानून की जो बारीकियां हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीबी पांडे साहब हमारे साथ अब्दुल हाफिज गांधी हैं। आपने उन्हें सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि जो कानून के मुताबिक किया गया है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब जो बात आप कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा लेना लगभग ना के बराबर है, तो क्या स्थिति बन सकती है सर? क्योंकि अभी सभी ये स्थिति पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही बेहतर बता पाएंगे। इसमें दो बातें हैं। देखिए, अभी नहीं जा सकते कोर्ट में ना, अभी ये प्रक्रिया अभी चल रही है। अब आज स्क्रूटनी की तारीख थी और कल जो है फाइनल विड्रॉल की तारीख है। तो कल जो फाइनल विड्रॉ के बाद वो घोषित करेंगे कि कितने लोगों का चुनाव होना है कि नहीं होना है। अभी विड्रॉल की तो तारीख कल होगी ना, तो जब कल विड्रॉल की तारीख होगी और कोई अगर अपना पर्चा नहीं वापस लेगा तो वो कह देंगे कि 8 के 8 आदमी 10 के 10 घोषित कर दिए गए विजयी होने। उसके बाद न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय का रास्ता नहीं रुका जा सकता है। बिल्कुल, इस 2 दिन में मतलब कल न्यायालय नहीं जा सकता। मतलब क्योंकि कल तक वो प्रक्रिया चल रही है, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद तो जा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये 2 दिन में, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि अभी 2 दिन में तो लगभग स्थिति नहीं है, अभी आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्या प्लानिंग हो सकती है? अगर 2 दिन बाद कोर्ट का सहारा लेंगे प्रकाश बजाज, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सीबी पांडे साहब, क्या स्थिति बनेगी? अगर कोर्ट का सहारा लेते हैं तो यह पक्ष कितना मजबूत हो सकता है? क्योंकि हम लगातार वो एंगल भी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से सवाल खड़े हुए। प्रकाश बजाज की जगह प्रकाश वाजपेयी लिखा हुआ है। हाफिज साहब, इसके बाद आपका रुख करूंगा। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि वो अगर वाजपेयी लिखा है तो निश्चित रूप से वो तो नहीं मानेंगे, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है, जब अभी भाजपा के जो विधायक हैं बता रहे थे कि इन लोगों ने जाके कोर्ट के सामने, उनके रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इन्होंने दिया कि हम लोग इनके प्रस्ताव नहीं है। तो अगर वो लोग जाते हैं उस चुनाव को कैंसिल कराने के लिए उनके नॉमिनेशन को, ये तो जा नहीं सकते, ये तो अपने लिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इनका तो पर्चा खारिज हो गया, तो अभी अपने पर्चे के लिए जाएंगे, गलत के लिए। अगर वो लोग जाते हैं कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने जो उनका नॉमिनेशन गलत ढंग से नहीं खारिज होना चाहिए था लेकिन नहीं खारिज किया, गलत किया गया, तो वो कह सकते हैं कि हम प्रस्तावक थे और प्रस्तावक को, क्योंकि देखिए प्रस्तावक को देखा जाता है। सीबी पांडे साहब, जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ असलम रायनी खुद मौजूद हैं और जैसा आपने कहा कि असलम रायनी अगर बागी हुए हैं तो वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है और वो कह सकते हैं कि हम तो प्रस्तावक नहीं थे। असलम रायनी साहब, आप भी करेंगे जाने की तैयारी? बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई है। पर्चा राम जी गौतम जी का खारिज होना चाहिए, बल्कि प्रकाश बजाज का क्या मैटर है मुझे नहीं पता, लेकिन जो 4 विधायक, जो 4 प्रस्तावक, उनको शो किया गया है। या तो ये बताएं, वहाँ के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो ये बताएं कि मोहम्मद असलम रायनी और हमारे मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल विंद जी और हमारे असलम अली,
ये इस प्रस्तावक में इनका नाम नहीं है, और यदि है तो उनका पर्चा खारिज होना चाहिए नियमानुसार, क्योंकि हम लोग अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। और जा करके आज ही मैंने वहां पर सेंट्रल हॉल में 4 लोग जा करके शपथ पत्र देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल पर्चा रामजी गौतम का खारिज होना चाहिए। असलम रायनी जी, एक चीज मुझे और जाननी है, आप कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं जाने के लिए और रद्द होना चाहिए रामजी गौतम का पर्चा, लेकिन इस समय की जो स्थिति है जी, अभी क्या आप बीएसपी के संपर्क में बने हुए हैं या आपकी बातचीत समाजवादी पार्टी से हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नियम और कानून की बात करता हूं। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB हूं, मैं खुद लॉयर हूं। मैं केवल कानून की बात करता हूं और जुनून बात करता हूं कि नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि जब 10 प्रस्तावक वहां पर हैं, नाम लिखा गया, तो क्या इन 4 विधायकों के नाम उस प्रस्तावक में हैं, और यदि हैं तो जो शपथ पत्र हम लोगों ने दिया, तो क्या मेरा कोई भूत वहां जाकर के दिया, या किसी डमी आदमी ने दिया, या किसी ने हमारा मास्क लगा करके वहां जाकर के पेश हुआ? पेश तो हम लोग हुए हैं ना, 4 विधायक। तो मेन चीज यह है कि नियमानुसार देखा जाए तो श्री रामजी गौतम का पर्चा जब 6 प्रस्तावक रह गए और 4 माइनस हो गए, तो नियमानुसार पर्चा रामजी गौतम का खारिज होना चाहिए। ठीक है, अब यही तो सवाल पैदा हो रहा है। और मैं अब्दुल हाफिज साहब से भी एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं इस पर। रायनी जी कह रहे हैं कि हम तो, कोई हमारा भूत तो गया नहीं था, हम ही गए थे, तो फिर रामजी गौतम का क्यों रद्द नहीं हुआ? हाफिज साहब, यही सवाल है कि इतनी जल्दी कैसे चेक कर लिया गया कि कौन था कौन नहीं था। जब इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं तो इनके ऑब्जेक्शन पे काम होना चाहिए था ना, उस पर गौर विचार होना चाहिए था, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं किया। और एक बात अभी आप कह रहे थे मृदुल जी की प्रकाश वाजपेयी लिखा गया, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर का कॉलम है, वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती की है, ये कैंडिडेट ने गलती नहीं की है। तो अपनी गलती जो है वो कैंडिडेट पे नहीं डाल सकते हैं। जो वाजपेयी लिखा है ना, प्रकाश वाजपेयी, वो रिटर्निंग ऑफिसर को भरना है, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने भरा है कॉलम। तो देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर को साफ तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए कि उन्होंने दूसरे कैंडिडेट का क्यों एक्सेप्ट किया और प्रकाश जी का क्यों रिजेक्ट किया। दोनों तथ्य जो है मीडिया के सामने आके उनको बताना चाहिए। हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं हाफिज साहब, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम हर खबर दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, नियम के मुताबिक क्या सही है, क्या सत्य है, वही होना चाहिए। मैं सीबी पांडे साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है शैलेश कुमार सिंह से, क्योंकि घूम फिर के बाद दबे जुबान में बीजेपी पर ही आ रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया। हालांकि बीजेपी का ज्यादा लेना देना नहीं है अभी तक, लेकिन शैलेश जी, ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है बीएसपी की तरफ आपका। देखिए, सीधी बात यह है कि कोई भी बात हो, पिछली बार चुनाव था, हमने किसी को समर्थन किया तो बीजेपी की इसमें साजिश आ गई। अब की बार चुनाव था, हमने किसी को नहीं वो किया, जबकि सबसे ज्यादा संख्या में हमारे पास लोग थे। उसके बाद भी आ रहा है कि बीजेपी का, तो जो बीजेपी नाम का फोबिया है इन राजनीतिक दलों के पास, ये अच्छी बात है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। और इस कारण से अगर लोग ये मानते हैं कि जो भी देश में हो रहा है वो बीजेपी का है, या कोई चीज जो आप गलत काम होगा वो बीजेपी के लिए आप आरोप लगा दीजिए, बीजेपी को लगा दीजिए, तो कम से कम आपके बचे हुए विधायक थे, अगर वोटिंग होती तो बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जाते क्या? कहाँ जाते? वो कहीं तो जाते ही, अगर वोटिंग होती तो। ये कोई थोड़ी है, ये तो जैसा देखिए, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, और जो निर्देश आदेश हाईकमान का होगा वहां पे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हाईकमान हमारे यहाँ तय करता है। और जो हाईकमान तो तय करेगा, लेकिन अभी जो है, जो अभी गेंद है वो अब कोर्ट के पाले में जा सकती है, और कोर्ट बहुत कुछ इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे सीबी पांडे साहब से। एक छोटा सवाल हम ले लेते हैं, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नामांकन का जिक्र करते हुए पूरी घटना को अभी से जोड़ रहे हैं। शैलेश जी, मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि असलम रायनी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम साथ हैं अगर प्रकाश बजाज कोर्ट में जाते हैं। सर, कांग्रेस कहां पर है? देखिए मृदुल जी, कोर्ट तो खुला है, कोर्ट जाना भी चाहिए। मेरा चुनाव नामांकन प्रक्रिया पर यह क्वेश्चन उठाता है
ये प्रश्न है कि क्या अगर प्रकाश बजाज के जगह वाजपेयी अगर लिखा गया तो जो रसीद दी गई नामांकन की, क्या वो रसीद को प्रकाश जो है बजाज ने चेक किया या नहीं किया? दूसरी बात यह है कि जो प्रस्तावक है वो प्रस्तावक वो स्वयं वहां उपस्थित थे कि नहीं थे? प्रस्तावक तो अगर बागी हो गए ना, प्रस्तावक तो बागी हो गए वीरेंद्र जी। तो प्रस्तावकों के द्वारा दिया गया एफिडेविट, वीरेंद्र जी प्रस्तावक जो नहीं, है तो प्रस्तावकों के द्वारा दिया गया वो तो एफिडेविट को मानना चाहिए स्क्रूटनी में। यहाँ पर रामजी गौतम के जो प्रस्तावक हैं वो कह रहे हैं कि हम तो गौतम के हाँ कहिए जब उपस्थित नहीं थे वहां पे, तो सबसे पहले उनका प्रस्तावक का जो दावा है वो खारिज होना चाहिए। और जब खुद खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हमने वो साइन नहीं किया है, ये एक तो सवाल बड़ा दिलचस्प है, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। तो हमको लगता और है मैं वीरेंद्र जी सीबी पांडे साहब पूरा सीबी पांडे साहब, यहां पर यह पूछा जा रहा है कि प्रकाश बजाज का तो रद्द हो गया, मान लिया कि कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन रामजी गौतम का कैसे पास हो गया? जब हमारे साथ खुद प्रस्तावक बैठे हुए सीबी पांडे साहब जो उनके प्रस्तावक थे लेकिन वो बागी हो गए, फिर उनका कैसे पास हो गया? नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि देखिए ये प्रक्रिया ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी के दिन ये अलाउ करते हैं कि एक आदमी, एक जो कैंडिडेट है वो या उसका एजेंट या किसी प्रस्तावक को बुला के और उसके सामने उपस्थित रहते हैं, वो देखते हैं। इस मामले में चूंकि प्रस्तावक लोग हो सकता है कि उन्होंने न बुलाया हो, लेकिन जब प्रस्तावक खुद ही उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और प्रस्तुत होने के बाद वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं प्रस्तावक प्रस्तुत होके कि हम लोगों ने अपना विड्रॉ कर लिया है, या अनिवार्य है कि नहीं है? प्रस्तावकों का मौजूद रहना नहीं अनिवार्य है। वो ये होता है कि नहीं सारे 10 का अनिवार्य नहीं है। वो रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो 10 को भी बुला सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो 1 को बुला सकते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो उसके कैंडिडेट के एजेंट को बुला सकते हैं, ये उनके ऊपर है। अगर लेकिन एक और बात बताएं कि जब स्क्रूटनी होती है तो दूसरे पार्टी के लोग जो वहां रहते हैं वो आपत्ति उठा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे तो उन्होंने भी आपत्ति उठाई होगी कि ये प्रस्तावक 4 प्रस्तावक ये लोग हैं, इन लोग वो तो उपस्थित थे इस मामले में, लेकिन अगर उपस्थित नहीं भी रहते तो वो कह सकते थे कि इन लोगों को बुला के इसे वेरीफाई करा लिया जाए ये प्रस्ताव वास्तव में इनके साथ है कि नहीं है। अगर ये आपत्ति अगर उठाते हैं तब भी सुनना पड़ेगा। कोई भी आपत्ति अगर देखिए 2 तरह से कि तो आपत्ति कोई उठावे वहां जो उपस्थित लोग हैं, या सुओ मोटो जो चाहे तो रिटर्निंग ऑफिसर सुओ मोटो मतलब ज्ञान से ले सकता है कि इसमें प्रस्ताव को चाहे बुलाए चाहे न बुलाए, बुलाने के बाद अगर उसको बिल्कुल। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी स्क्रूटनी के दौरान अगर सवाल खड़े करती है तो भी प्रस्तावक जो गए हैं रामजी गौतम की तरफ से, और इस मामले हाँ कहिए सीबी पांडे साहब, इस मामले में तो उन्होंने एफिडेविट ही दे रखा है, तो चूंकि एफिडेविट ही दे रखा है तो एक तरह से ऑब्जेक्शन तो हो गया ना। इन लोगों ने चाहे प्रस्तावक ने उनके सामने एफिडेविट दे दिया तो एक तरह से आपत्ति हो गई, और आपत्ति हो गई तो उस आपत्ति पर सुन के उनको निस्तारण करना चाहिए था। अगर उसके बाद भी उन्होंने कार्य किया तो मैंने समझता कि ये मामला तो कोर्ट के लिए बहुत मजबूत मामला है। मोटा अगर अभी तक देखें तो ये मामला कोर्ट में ही जा सकता है, पूरी तैयारी ऐसी लग रही है। अब्दुल हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर, कहिए। जो इन लोगों ने एफिडेविट दिया है कि ये तो थे ही नहीं या सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने उस एफिडेविट को संज्ञान में लिया कि नहीं लिया, और अगर लिया तो उस पे जो है क्या आदेश उन्होंने दिया, ये जनता के सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए। और एक और बात मैं कहता हूं, जिस आधार पर प्रकाश जी का किया है कि नवाब जान का नाम जो है वहां नवाब शाह लिख दिया, इसी तरह से राम जी के फॉर्म पे भी जो है 1-2 विधायकों के नाम गलत हैं, तो उनका भी जो है फॉर्म का जो है निरस्त होना चाहिए था। तो ये जो है बायसनेस नहीं चलेगी, ये बायसनेस नहीं चलेगी। कौन कर रहा है बायसनेस? अब्दुल हाफिज साहब मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये बायसनेस कौन कर रहा है? रिटर्निंग ऑफिसर? देखिए रिटर्निंग ऑफिसर पे सारे लांछन लग रहे हैं ना, और उनको इन लांछनों का जवाब देना चाहिए। ये मैं कोशिश करूंगा, हमारे सहयोगी विशाल हैं वहां से बात करने की, रिटर्निंग ऑफिसर क्या कहना चाहते हैं हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। असलम रायनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप उस बात पर जोर दे रहे हैं बार बार, इसके बाद में राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। असलम रायनी जी आप उस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रकाश बजाज का तो निरस्त हो गया लेकिन रामजी गौतम का पास कैसे हो गया? अब स्क्रूटनी के दौरान जैसा सीबी पांडे साहब बता रहे हैं कि अगर सवाल खड़े किए जाते हैं, जो आपके सामने वाला प्रत्याशी है अगर वो सवाल खड़े करता है तो ही रिटर्निंग ऑफिसर कुछ बात करेगा उस पर, लेकिन यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने वैध पाया है उस पर्चे को, रामजी गौतम के पर्चे को।
असलम रायनी जी, मैं रायनी साहब आपके पास लौट रहा हूं, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव रंजन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर, जरूरी है, क्योंकि अगर असलम रायनी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाते हैं, इनके साथ और हैं, अब 7 और बागी हो गए हैं बीएसपी के, अगर कोर्ट का सहारा लिया जाता है तो किसकी मुश्किल बढ़ने वाली है फिर? निश्चित तौर पर उनको कोर्ट जाने का अधिकार है, और इसमें जहां तक मेरी समझ है, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने में उनकी बात भी सुनी जाएगी, इसलिए कि वो अगर एक दिन पहले इसमें थे, नामांकन की प्रक्रिया में थे, और उसके 2 दिन बाद एफिडेविट करके बोल रहे हैं कि नहीं हमारा ये सिग्नेचर फर्जी है, तो निश्चित तौर पे ये दोनों बातें प्रभावकारी कोर्ट में होंगी और इनको जाने का अधिकार है, और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता भी है। ठीक है, मैं सीबी पांडे साहब, आप जी इस पूरी जानकारी को अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो अभी स्थितियां जो हैं एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही थी, लेकिन अब यहां यह कहा जा रहा है कि हमारा तो रद्द हो गया लेकिन सामने वाले का क्यों नहीं हुआ। अब मैं रिटर्निंग ऑफिसर का एक पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर जो बातें कही जा रही हैं, अगर ऐसा संभव होता है, रिटर्निंग ऑफिसर की कहीं गलती होती है, तो क्या हो सकता है? नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर की अगर गलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर उसको नियमों के विरुद्ध जाके पर्चा एक्सेप्ट किया है, उसके नियम है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर, अगर उस नियमों के विपरीत जाके उन्होंने पर्चा एक्सेप्ट किया है तो वो तो पर्चा खारिज हो जाएगा, फिर तो इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। और उनका जो इलेक्शन है गौतम जी का, उस इलेक्शन को तो वो माना ही नहीं जाएगा कि ये इलेक्शन, इनका नॉमिनेशन सही था। जब नॉमिनेशन ही नहीं सही था तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। तो ये कोर्ट का पूरा अधिकार है, लेकिन अब चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया चलती है, उसका फायदा लोग उठाते हैं, क्योंकि कोर्ट में एक दिन में तय नहीं हो जाएगा। अगर लेकिन कोर्ट में अगर एक दिन में तय नहीं होता, लंबी प्रक्रिया चलती है, तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। लेकिन कोर्ट तो नियम से देखेगी कि अगर 9 तारीख को इसका मतदान होना था सीबी पांडे साहब, और 25 नवंबर तक ये सीट खाली होनी है। इस बीच समीकरण बदल सकते हैं? नहीं, अब तो कुछ नहीं। अब तो जब इनका नॉमिनेशन, अब तो सवाल ही नहीं होता। हाँ। जैसे वो कल तो इनका अगर विड्रॉ कोई नहीं होगा, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, तो सबको इलेक्टेड डिक्लेयर कर देंगे 10 के 10। उसके बाद 11 तारीख को उनका राइट हो जाएगा कि जो जाके कोर्ट में दाखिल करें। अगर ये 20 दिन में कोर्ट कुछ स्टे लगा देती है, इस मामले में कोई रोक देती है, तो निश्चित रूप से 26 तारीख को उनको तो नहीं मिलेगा, 25 तारीख को। लेकिन एक बात यहाँ पर है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत है। अब्दुल हाफिज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, और वो दिक्कत यह है कि वो आपके उम्मीदवार है नहीं, आप कह रहे हैं हमारा उनको सपोर्ट है, तो क्या उनके साथ कोर्ट में भी समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी? देखिए, पार्टी के हमारा काम सड़कों पे आना है, इशू उठाना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, उनको सॉल्व कराना है। जहां तक कोर्ट जाने का सवाल है, वो प्रत्याशी हैं और उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी कोर्ट जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि हमारा उनको समर्थन था लेकिन और उनके साथ अगर कोई। अच्छा अब्दुल हाफिज साहब, अब मैं उस सवाल पर आता हूं, क्योंकि कुछ आ रहा हूं मैं, वीरेंद्र जी इसके बाद आ रहा हूं मैं। अगर आपकी पार्टी बागी विधायकों के साथ खड़ी रहती है, असलम रायनी और उनके कई साथी आपके साथ आ जाते हैं, ऐसी खबरें हैं, तो सर ये क्यों आए थे? मेन मोटिव तो राज्यसभा चुनाव था, वो आपका कामयाब नहीं हो पाया। देखिए, यदि कोई विधायक किसी से मिलने जाता है तो इस पे मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब पूरे साल नहीं कोई आपत्ति नहीं होती हाफिज साहब, लेकिन मिलने के बाद अगर वो अपना प्रस्तावक के तौर पर नाम वापस ले ले तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ मुलाकात में? देखिए, अगर ये लोकतंत्र है, अगर किसी का किसी पार्टी में दम घुटता है, अगर वो के सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चल रही है, तो अंतरात्मा की आवाज तो हर किसी के पास है ना। ये भारतीय जनता पार्टी भी कई बार कहती रहती है कि अंतरात्मा आवाज है, तो मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अंतरात्मा की आवाज हो सकती है, तो दूसरे लोगों के लिए भी अंतरात्मा की आवाज। आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए वीरेंद्र जी, इसके बाद शैलेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए मृदुल जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब तो जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, वो उसके लिए इलेक्शन पिटीशन एक ऐसा रास्ता है जहां पर लोग जाकर के न्याय पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये देख रहा हूं कि पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं, जो अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए हुए लोग थे, आज इस प्रकरण से समाजवादी पार्टी के ने सबको जो है कि खोल दिया है, और ये सिद्ध हो गया है
कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए ये सारे नाटक और सारी रचनाएं नहीं, आप किसको जिताते? और आज अगर वोटिंग हो जाती तो आप किसको जिताते? आप कह रहे हैं बीजेपी अगर बीएसपी को जिता रही थी। निश्चित रूप से हमारा और धर्मनिरपेक्षता वाली पार्टी की तरफ जाता है। हमारा वोट जो है फासिस्टवादी ताकतों के विरोध में जाता है। यहाँ तो कोई फासिस्ट और है ही नहीं, वहां तो एक निर्दलीय और एक बीएसपी का प्रत्याशी हो जाता। फिर वो वीरेंद्र जी, एक निर्दलीय हो जाता है, एक बीएसपी का हो जाता। लेकिन हम लोग जो है देखिए, जो बीएसपी का है वो अंदर खाने में भाजपा से मिला हुआ है, तो उधर ये शैलेश जी जब हाईकमान के सामने ये रास्ता जाता और तस्वीर बीएसपी की और चेहरा बीजेपी का, जो निर्णय लेती उस पर मानते। नहीं देखिए, इसमें फिर यही बात है कि बताना कि बीजेपी का नाम लेने की आदत हो गई है। आप देखिए कि उनके जो सिग्नेचर्स थे, जो विधायक बता रहे हैं कि हमने एफिडेविट दिया है, उनके जो सिग्नेचर्स थे वो पहले दिए कि नहीं दिए? अगर उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके और नामांकन में अपना फॉर्म भर के अपनी सहमति दी, बाद में एफिडेविट, जैसे हम किसी को चेक काट के दे दें, जाकर बैंक से पैसा निकालने जाए तो हम उससे जाकर के हमने नहीं किया। शैलेश जी एक सेकंड, असलम रायनी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों का असलम रायनी जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जैसे रायनी जी, अब आपका क्या कदम होगा? मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, आपकी शायद आवाज नहीं पहुंची। क्या अब अगला कदम होगा आपका और आपके साथियों का? नहीं, मैं जैसे विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है, दो प्रस्तावक होते हैं। कोई उसमें से एक प्रस्तावक अगर अपना नाम खींच लेता है तो उसका पर्चा रद्द माना जाता है। यहाँ तो 4 विधायक जा रहे हैं, वो भी विधायक जा रहे हैं और उसके बाद भी पर्चा रद्द नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? अब्दुल हाफिज जी, जब मैं माननीय योगी जी की तारीफ करता हूं, जब मुझको वो बचाते हैं और मुझको वेदांता पहुंचाते हैं, तो यही आपके बहुजन समाज पार्टी के लोग और उनके कोऑर्डिनेटर मुझको मिलने नहीं देते हैं और कहते हैं कि असलम रानी से कोई मिले ना। जब मैं योगी जी की तारीफ करने ये कहा जा रहा है 36 घंटे के लिए मुलाकात नहीं होने दे रही, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या किया जाएगा? कोर्ट का सहारा लिया जाएगा और कब लिया जाएगा, ये अब असलम रायनी साहब खुद तय करेंगे। और अब्दुल हाफिज साहब कह रहे हैं कि प्रकाश बजाज ने तय कर लिया है, पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो गेम है वो यहां पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हाफिज जी, समय नहीं है इसलिए आ नहीं पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।